हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने क्या शुरू किया था? हमने शुरू किए थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था? फंडामेंटल राइट हमने शुरू किए थे मौलिक अधिकार। भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 यानी आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य हो जाएंगी, यानी मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य हो जाएंगी। ठीक। आर्टिकल 14 से 18 यानी कि 14 से 18 तक समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार दिया गया है संविधान में, जिसमें हमें आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। 15 क्या कहता है? जन्म स्थान, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध यानी निषेध। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक। 17 कहता है अस्पष्टता का अंत, और 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक। 17 और 18 छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। फिर आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमें प्राप्त है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। आर्टिकल 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने आपको पढ़ाई थी, मूलतः 7 थी। फिर संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 19F। और अब हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। संरक्षण जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, एक्स पोस्ट फैक्टो। जब विधि का उल्लंघन हुआ है उसी विधि के अनुसार सज़ा मिलेगी। डबल जीओपार्डी, एक अपराध के लिए एक सज़ा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सज़ा, 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। और तीसरा बताया था मैंने आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यह आर्टिकल 20 में आता है, दोष सिद्धि से संरक्षण, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है। फिर आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। इसमें 2 तरह की, एक तो जीवन का अधिकार, ठीक है, और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। ठीक। फिर आर्टिकल 21A मैंने आपको बताया था, या 21K मैंने आपको बताया था, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। ठीक। इसी के आधार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया 2009 में। ठीक। जो सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। कहाँ से? 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। आर्टिकल 21 तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, आर्टिकल 22 आज शुरू करेंगे। ध्यान से समझना है, और रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन करने से
मेमोराइज ज़्यादा हो जाता है तो एग्ज़ाम में भूलते नहीं हैं। ठीक, आर्टिकल 22 आज शुरू करेंगे। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टमेंट। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। आर्टिकल 22 को ध्यान से समझना, बहुत बड़ा क्लॉज है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें दो तरह की विधियों का प्रावधान किया गया। इसको ध्यान से समझना। पहले दो तरह की विधियां इसमें हैं आर्टिकल 22 में। एक होती है, इसको कहते हैं दंडात्मक। दो तरह के प्रावधान है इसमें, दंडात्मक, इंग्लिश में कहते हैं प्यूनिटिव। प्यूनिटिव प्यूनिटिव इसका मीनिंग समझो पहले। दंडात्मक का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसके लिए उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, किसी व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन किया तो उसे सज़ा मिलेगी। यानी ये जो दंडात्मक व्यवस्था है ये दंड की व्यवस्था करती है। दंडात्मक व्यवस्था दंड की व्यवस्था करती है, अपराध के लिए सज़ा या अपराध के लिए दंड। ठीक, किसी व्यक्ति ने अपराध किया उसको दंड की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, दंडात्मक व्यवस्था किसी के अंतर्गत की गई है आर्टिकल 22। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले इतना समझो, दंडात्मक व्यवस्था प्यूनिटिव समझ में आया कि किसी ने अपराध किया उसके लिए उसकी दंड की व्यवस्था की गई। ठीक, एक होता है निरोधात्मक। निरोधात्मक प्रिवेंटिव बोलते हैं इसको, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने अभी कोई अपराध किया नहीं है लेकिन प्रशासन को शक है कि यह व्यक्ति अव्यवस्था फैला सकता है, तो इसीलिए उसको निरोधात्मक यानी कि आर्टिकल 22 के 4 के तहत डिटेन कर लिया जाता है। ठीक, उसने अपराध किया नहीं है, कोई अव्यवस्था फैलाई नहीं है, लेकिन सरकार को शक है, प्रशासन को शक है कि ये व्यवस्था को भंग कर सकता है, इसीलिए उसको निवारक निरोध के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें अरेस्ट किया जाता है, इसमें डिटेन भी किया जाता है और अरेस्ट भी किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल धारा 370 हटी थी तो वहाँ के जितने भी नेता थे, जैसे महबूबा मुफ्ती, उनको डिटेन कर लिया गया था, नज़रबंद कर लिया गया था। तो किसके तहत किया गया था? आर्टिकल 22 का 4, 22 का 4। अब इसमें दंडात्मक व्यवस्था को समझते हैं कि दंडात्मक व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब है इसमें विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों शामिल हैं, विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों शामिल हैं। मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट की विशेषताएं बताई थी उसमें बताया था कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 22 ये विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है ही। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे दंडात्मक। पहले तो इसका प्रावधान जो किया गया है आर्टिकल 22 में 1 और 2 में, आर्टिकल 22 का 1 और 2 जो है इसमें व्यवस्था की गई है किसकी? दंडात्मक प्रावधान की। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास क्या क्या अधिकार हैं? पहले तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले उसको बताया जाएगा गिरफ्तारी का कारण। ये उस व्यक्ति का अधिकार है कि जब उसको गिरफ्तार किया जाए तो उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाए कि उस किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का कारण। ठीक, तो आर्टिकल 22 के 1 और 2 में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है, सामान्य विधि के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, यानी वारंट दिखाना पड़ेगा। अरेस्ट वारंट होता है ना, अरेस्ट वारंट, जब किसी को अरेस्ट करने जाती है पुलिस तो उसे वारंट दिखाती है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ये उसका अधिकार है कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, उसे अपने पसंद का विधि वेत्ता या एडवोकेट रखने की इजाज़त है। जैसे मैंने आपको बताया था विधि का समान संरक्षण, विधि सबके लिए समान है, और विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 पढ़ाया था मैंने, इसमें बताया था विधि सभी के लिए समान है। दूसरा बताया था हमें विधि के समक्ष
समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण यानी विधि भी आपको अपना संरक्षण करने के समान अवसर देगी। तो समान अवसर दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को, किसके तहत? दंडात्मक प्रावधान के तहत, कि आपको अपना विधिवेत्ता या एडवोकेट रखने का अधिकार है, ठीक है, अपनी बात रखने का अधिकार है। फिर तीसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेके जाया जाएगा, उस व्यक्ति को लेके जाया जाएगा। और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता, यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होगा। 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है उस व्यक्ति को, उसको गिरफ्तारी का कारण बताना है, उसे अपना विधिवेत्ता रखना या अपनी बात रखने का अधिकार है। और तीसरा, 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। दंडात्मक व्यवस्था समझ में आई? प्यूनिटिव के अगर किसी ने ये अपराध को रोकने के लिए, अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है। दंडात्मक अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है, अपराध के लिए दंड की व्यवस्था, ठीक, अपराध के लिए दंड की व्यवस्था। इसमें ये 3 प्रावधान है जो किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 22 के 1 और 2 में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा निवारक निरोध या निरोधात्मक। प्रिवेंटिव, आर्टिकल 22 का 4 से लेके 7 तक, आर्टिकल 22 के 4 से लेके 7 तक निरोधात्मक व्यवस्था की गई है, ठीक है। निरोधात्मक का मैंने आपको मतलब समझाया कि जब किसी ने अपराध किया नहीं है लेकिन उसे पहले से वो अव्यवस्था फैला सकता है, इसलिए उसको डिटेन कर लिया जाता है। इसमें 3 माह तक बिना किसी फैसिलिटी के उसको रखा जा सकता है, बिना किसी सूचना के जो पहले अधिकार दिए गए हैं उनके बिना 3 माह तक रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा रखना है तो एक कमेटी बनेगी या एक समिति बनाई जाएगी, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन होगा, बोर्ड का, या हम बोर्ड भी कह सकते हैं, बोर्ड, सलाहकार बोर्ड बैठेगा जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के जज। फिर वो बताएंगे कि इससे 3 माह से ज़्यादा रखना है या नहीं, ठीक। इसके बाद एक तो व्यवस्था ये हो गई। इसके बाद व्यक्ति को अपील करने का भी अधिकार है। जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसे उस डिटेन के विरुद्ध यानी निरोध के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार है, अपील का अधिकार है। और तीसरा, उसको कारण बताया जा सकता है। कारण जैसे पहले में पढ़ा था गिरफ्तारी का कारण, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, गिरफ्तारी का कारण बताना मैंडेटरी नहीं है, बताया भी जा सकता है, लेकिन अगर ये लोकहित में है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है, बताना ज़रूरी नहीं है। तो निरोधात्मक प्रिवेंटिव समझ में आया, ठीक। तो ये 3 चीज़ें निरोधात्मक में हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 23। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा खत्म हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहाँ से मिला हुआ था? 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसमें आते हैं 2, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है बलात्, श्रम, मानव दुर्व्यवहार और बेगारी का प्रतिषेध। अब ध्यान दो, बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? बलात् का मतलब होता है फोर्स, यानी फोर्सफुली ज़बरदस्ती। श्रम का मतलब होता है लेबर, यानी फोर्स्ड लेबर।
फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है किसी से जबरन काम कराना, ज़बरदस्ती काम कराना, ठीक है। फोर्स लेबर, तो फोर्स लेबर का प्रतिषेध किस में किया गया? आप फोर्स लेबर किसी बलात्सरम नहीं करा सकते, किसमें? आर्टिकल 23 में। इससे क्या? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, और दास प्रथा, पहले हमने पढ़ी, दास प्रथा होती थी, गुलामों को बेचा जाता था। तो मानव के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार नहीं होगा, इसके विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है, किसमें? आर्टिकल 23 में। ऐसे ही बेगारी, बेगारी का मतलब होता है जब किसी से बिना पैसों के काम कराया जाता है, बिना श्रम के, पारिश्रमिक के काम कराना बेगारी कहलाता है। जैसे कि हम वो देखते हैं पुरानी उसमें बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूरी, अगर किसी ने लोन या ऋण नहीं चुकाया है तो उसे ब्याज के बदले उससे मजदूरी कराई जाती थी, जिसका उसे पारिश्रमिक नहीं मिलता था। तो ये क्या कहलाता था? बेगारी, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। तो इन सब का निषेध किस में किया गया है? इन सब के विरुद्ध आपको अधिकार किस में मिला हुआ है? आर्टिकल 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। समझ में आया? बलात्सरम यानी फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम कराना, मानव दुर्व्यवहार नहीं होगा, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या उनको दास प्रथा पहले चलती थी, गुलामों को बेचा जाता था, वो नहीं होगा। बेगारी नहीं कराई जाएगी। अगर हम किसी से एक्स्ट्रा टाइम कराते भी हैं, क्योंकि भारत में मजदूरी कम है और मजबूरी ज़्यादा है, इसीलिए लोग एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है और उनकी मर्जी से काम कराया जाता है। तो समझ में आया आर्टिकल 23। इसकी डिटेलिंग मैं आपके आगे नोट्स में कराऊंगी। फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध दूसरा अधिकार हमें प्राप्त है, आर्टिकल 24। ये लगाता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका मतलब है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको किसी भी खतरनाक कारखाने यानी फैक्ट्री, कारखानों में, ठीक, माइनिंग में या खनन में, ठीक है, और जो घातक कार्य हैं, जैसे किसी की खिलौना फैक्ट्री है, पटाखों की फैक्ट्री है, तो उस तरह की घातक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि इनको घरेलू मजदूर भी नहीं बनाया जा सकता जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी घरेलू मजदूर, या जैसे होटल में काम करते हैं, होटल वगैरह में उनको नहीं लगाया जा सकता। 14 साल से कम उम्र के बच्चों का नियोजन पर प्रतिषेध लगाया जाता है। अगर कोई बच्चे को नियोजित किया जाता है तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें 2 आर्टिकल में प्राप्त हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। समझ आया इतना? इसके बाद इसको कंप्लीट मैं आपको नोट्स में डीप से समझाऊंगी। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मैंने अभी आपको पढ़ाया है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन है, ये TECTION, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट यानी गिरफ्तारी, डिटेंशन मतलब निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 या अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को, और ये ध्यान रखना ये व्यक्ति यानी कि इसमें विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों शामिल हैं, दोनों को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह का, हिरासत में 2 तरह का प्रावधान करता है। पहला दंड विषयक, दंडात्मक, जो मैंने आपको बताया, प्यूनिटिव, और निवारक यानी प्रिवेंटिव। दंडात्मक दंड को रोकता है, निवारक दंडात्मक व्यवस्था जो है वो दंड की व्यवस्था करती है, अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करती है। निवारक जो होता है वह अपराध से रोकने के लिए, अपराध से, इसमें फर्क ध्यान रखना कि अपराध से रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है, अपराध को रोकना, ठीक। निवारक 2 तरह के प्रावधान है आर्टिकल 23 में, दंडात्मक और निवारक। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 का खंड 1 और 2 निवारक निरोध के अलावा सभी प्रकार की गिरफ्तारियों पर लागू होते हैं। निवारक निरोध पे कौन कौन से लागू होते हैं?
आर्टिकल 22 का 4 से 7। तो 1 और 2 किसकी दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान करते हैं। अब जो दंडात्मक व्यवस्था के तहत गिरफ्तार किया गया है, ये इसके अंतर्गत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। मैंने आपको बताया दंडात्मक व्यवस्था को आर्टिकल 22 के 1 और 2 क्लॉज में जोड़ा गया है। इसके तहत व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है उसे बताया जाएगा। उसका अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, यानी एडवोकेट से वो परामर्श कर सकता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। इसको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि यात्रा का समय शामिल करके 24 घंटे मिलते हैं। नहीं, यात्रा का समय निकाल के, अगर आपको यात्रा में 12 घंटे लग रहे हैं तो वो 24 घंटे से अलग है। ठीक है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में विरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। मतलब आप 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना नहीं रख सकते। 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना नहीं रख सकते। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4(22) का 4 और 5 के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर आप किसी को डिटेन करेंगे तो 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी परमिशन ना दे दे। सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। सलाहकार बोर्ड इसका फैसला करेगा कि 3 माह से अधिक रखना है या नहीं। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इससे बताना आवश्यक नहीं है। बताया जाना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको उस व्यक्ति को बताया जाए कि उसको किस लिए डिटेन किया गया है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन यानी अपील कर सकता है। ठीक, ये मैंने आपको पीछे भी समझा दिया। ठीक, आर्टिकल 22 दो तरह का प्रावधान करता है, निरोधात्मक और दंडात्मक। अब भारत में कुछ प्रचलित निवारक निरोध अधिनियम। अब निवारक, किसी को डिटेन करना है तो उसके लिए अधिनियम भी होने चाहिए। तो निवारक निरोध अधिनियम बनाए गए। पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम है, इसे 31 दिसंबर 1972 में समाप्त कर दिया गया। तो पहला निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया? 1950 में, निवारक निरोध अधिनियम के नाम से 1950 में पहला निवारक निरोध अधिनियम लाया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी SEC, सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सार्वत्रिक दुरुपयोग हुआ जिसके कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे रासुका भी कहते हैं, ध्यान रखना है। रासुका किसे कहते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को रासुका भी कहते हैं। और इसे लाया गया था, यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है और इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। तो ये निवारक निरोध अधिनियम पढ़ रहे हैं हम, निवारक निरोध अधिनियम। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़, इसे 1985 में आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध लाया गया था। इसका दुरुपयोग होने के कारण से 3 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना है कौन कौन से निवारक निरोध अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम मीसा, नासा, NSA, ठीक। फिर इसके बाद टाडा, आतंकवादी निवारक अधिनियम, यह भी आतंकवादी पर लाया गया था, आतंकवादी गतिविधियों पर लाया गया था, आतंकवादी गतिविधियों पर लगाया जाता है और 2001 में प्रारंभ किया गया था और 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, यह कानून मूल रूप से 1966 ईस्वी में लाया गया था, जिसे 2004 में पोटा
को समाप्त हो जाने के पश्चात संशोधित करके अध्यादेश द्वारा 21 सितंबर 2004 को प्रभावी किया गया था। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल लोगों के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। इसको इंग्लिश में कहते हैं उआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ये लागू है। ठीक, हाल ही में इसमें 2019 में संशोधन किया गया। संशोधन करके पहले तो ये सामूहिक गतिविधियों पर लगता था, किसी समूह ने अगर आतंकवादी गतिविधियां की हैं तो उस पर लगता था उआपा, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन इसमें संशोधन करके अगर कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति गतिविधि में, आतंकवादी गतिविधि में शामिल है तो उस पर भी उआपा लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, करंट में ये चालू है, इसे उआपा कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम। ठीक है, ये अभी भी लागू है और पहले ये समूह पर लगाया जा सकता था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया और अब ये इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति पर भी लगाया जा सकता है। निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ये भी ध्यान रखना है, निवारक निरोध, ये जो ऊपर पढ़ाया मैंने, निवारक निरोध अधिनियम यानी निवारक निरोध को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। जो केंद्र के विषय हैं उस पर केंद्र कानून बनाएगा और जो राज्य के निवारक निरोध से संबंधित जो केंद्र के विषय हैं उस पर केंद्र कानून बनाएगा और जो राज्य के विषय हैं उस पर राज्य कानून बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने बताया आपको, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है आपका बलात् श्रम का प्रतिषेध, जिसमें क्या क्या शामिल है, मानव दुर्व्यवहार और बेगारी। इस प्रकार अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध करता है, मानव दुर्व्यवहार और बेगारी और इस प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध करता है। इसका उल्लंघन किया जा सकता, इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सजा मिलेगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसका एक्सेप्शंस क्या है या अपवाद क्या है। अपवाद इसका, एक तो अगर किसी अपराधी से जैसे जेल में चक्की पीसने का काम करवाया जाता है, पत्थर तोड़ने का काम करवाया जा सकता है, तो वो बलात् श्रम नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि वो दंड के तहत उन्हें दिया गया है, दंड के तहत उन्हें दिया गया है। इसीलिए इसके दो अपवाद हैं। पहला अपवाद, तो अगर किसी अपराधी से काम कराया जाता है, ठीक, वो दंड के तहत उसकी व्यवस्था की गई है तो वो बलात् श्रम में नहीं आएगा। और दूसरी बार, लोक व्यवस्था के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार काम करा सकती है, ठीक है, राज्य काम करा सकता है तो वो बलात् श्रम में नहीं आएगा। ठीक, ध्यान रखना है कि राज्य लोक व्यवस्था के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगारी करा सकता है और जो अपराधियों से काम कराया जाता है दोनों बेगारी में नहीं आएंगे, ये इसके अपवाद हैं। ठीक, तीसरा आता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खादान यानी माइनिंग में अथवा अन्य परिसंकल्प में गतिविधियों के निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता, नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। अब एक चीज़ ये समझो, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को काम पर लगा लेते हैं घर में ही, घर में जैसे कि सिलाई बुनाई का काम है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बाल श्रम आप उस पर लगा देंगे, नहीं। अगर कोई ऐसा काम है जो निर्दोष है, ठीक, और नुकसान ना पहुंचाने वाला है तो उसमें बालकों का नियोजन, बाकी इसमें यह है फैक्ट्री, घातक फैक्ट्री में या घातक कार्यों में आप बच्चों को नहीं लगा सकते। तो ये समझ में आया, शोषण के विरुद्ध हमें दो तरह के अधिकार प्राप्त हैं, बलात् श्रम के विरुद्ध और कारखानों में बालकों का नियोजन। इसके बाद इससे आगे का चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नोट ज़रूर बना लेना। थैंक यू सो मच।